बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के लेक्चर नंबर 2 के साथ। लो बेटा, लेक्चर नंबर 2 में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द एयर पैसेज वे इन ह्यूमंस। ठीक, एयर पैसेज वेज इन ह्यूमन। एयर पैसेजवे है क्या? तो एयर पैसेजवे की आप यूं समझ लें कि एयर पैसेजवे वो रास्ता है जहां से हवा गुजरती हुई हमारे लंग्स तक पहुंचती है। जहां से हवा गुजरती हुई हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो बेटा ये देखिए, ये नोज, नोज के अंदर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरेंक्स, फेरेंक्स से लेरिंक्स, लेरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से एल्वियोलर डक्ट्स, और एल्वियोलर डक्ट्स के आगे ये एल्वियोलर सैक्स, और एल्वियोलर सैक्स के अंदर एल्वियोलाई। तो ये जिन जिन रास्तों से हवा गुजरती हुई हमारे लंग्स में पहुंचती है और जब तक गैसियस एक्सचेंज नहीं हो जाती तो उन रास्तों को एयर पैसेज वेज कहते हैं, उन एयर पैसेज वे बोलते हैं। ठीक है, तो एयर पैसेज वे मेरे बच्चों को नजर आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट इसी के बारे में है कि व्हाट इज एयर पैसेज वे। The air passageway consists of those parts of the body, body के वो parts जहां से through which the outside air comes in the lungs, बाहर की हवा lungs में आती है, और फिर after exchange of gases, alveolus जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है, वहां तक exchange of gases के बाद हवा जहां से it goes out, तो बेटा जहां से अंदर आई और जिन रास्तों से वो बाहर गई उन रास्तों को एयर पैसेज वे कहते हैं। उन रास्तों को क्या बोल देंगे बेटा? एयर पैसेज वे। अब हम इस एयर पैसेज वे के देखने लगे कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जहां से हवा गुजरती हुई हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि एल्वियोलस की सरफेस तक हवा पहुंचती है। The passage of air consists of following parts. तो नंबर 1, दी नोज। अच्छा, अब नोज क्या है? तो ये मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें बेटा, ये है नोज, नोज कवरिंग है मेरा बेटा। तो जो ग्रे कलर की जो कवरिंग है दिस इज नोज। तो आप अपने नोज को जरा पकड़ लें, तो दिस इज नोज। ठीक है, अच्छा नोज ने किसको कवर किया हुआ है? नोज ने इस पूरे वाइट एरिया को बोलते हैं नेजल कैविटी। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया, वहां एक औरत ने बेचारे ने वो अपने नोज के ऊपर पट्टी रखी हुई थी, तो वो किसी वजह से जब उसका हाथ हटा तो पट्टी भी साथ ही हट गई। तो पता लगा उसके हस्बैंड ने उसका नोज काटा हुआ था, तो उसकी पूरी, अल्लाह माफ करे, नेजल कैविटी अंदर से नजर आ रही थी। तो बेटा नोज कवरिंग है जो किसको कवर करके रखता है? बोलिए नेजल कैविटी को। डन। द नोज एनक्लोजेस द नेजल कैविटी। तो देखा, नोज ने कवर किया हुआ है नेजल कैविटी को। It opens to the outside through the openings called nostrils. तो जो नेजल कैविटी है जो बाहर को जिस चीज से खुल रही है, यहाँ पर उन्होंने नेजल वेस्टिब्यूल कहा है, तो these are nostrils। ठीक बेटा, तो ये nostrils है। तो नेजल कैविटी opens outside through nostrils। Through what? Nostrils। आगे आया जनाब, the nasal cavity is divided into two portions by a wall। अच्छा, ये जो नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी में बेटा एक वॉल होती है बोन ही की, वो 2 कैविटीज में डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, बाय अ वॉल, एंड ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर्स। अच्छा, जो नेजल कैविटी की सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो सेल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा हेयर है। बहुत ज्यादा क्या है बेटा? हेयर है। और तो और वो हेयर म्यूकस से गीले हुए पड़े हैं। वो हेयर म्यूकस से गीले हुए पड़े हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप अपनी नाक में उंगली डालकर देखें तो अंदर बाल हैं और वो बाल म्यूकस से गीले हुए हैं। आप डाल ना लीजिएगा। तो जनाब ये जो म्यूकस और जो म्यूकस वाले जो हेयर हैं, ये याद रखें कि ये हेयर और म्यूकस मिलकर फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम द एयर। तो अंदर जाने वाली हवा से डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर लिया जाता है। ठीक,
The mucus also moistens, जो mucus है वो अंदर जाने वाली हवा को moisten भी कर देती है और अंदर जाने वाली हवा को warm भी कर देती है. Warm से मुराद गर्म कर देती है. The incoming air and keeps the temperature of the air nearly equal to that of the body. और इस तरह हवा का जो टेम्परेचर है, जो अंदर जाने वाली हवा है, उस हवा का जो टेम्परेचर है वो नियरली इक्वल हो जाता है बॉडी के. वो नियरली इक्वल हो जाती है बॉडी के. डन. तो अंदर जाने वाली हवा बॉडी के टेम्परेचर पर आ जाती है. पॉइंट नंबर 3. तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेजल कैविटी का फंक्शन क्या है. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी. रिमेंबर दैट नेजल कैविटी की जो इंटरनल जो एपिथेलियम लाइनिंग है, उस लाइनिंग के ऊपर हेयर और म्यूकस है. तो वो हेयर और म्यूकस जो है वो अंदर आने वाली हवा को नीट एंड क्लीन कर देती है, उसको मॉइस्ट कर देती है और तो और उसको वार्म कर लेती है और उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर तक ले आती है. इसीलिए जो हवा हम अपना नाक से इनहेल करते हैं वो हमें फेरिंक्स में बिल्कुल भी ठंडी मालूम नहीं होती. मेरा बच्चा नेक्स्ट आया पॉइंट नंबर 3. द नेजल कैविटी ओपन्स into the pharynx by means of two small openings called internal nostrils. अच्छा बच्चों, अब ये इसकी बैक साइड पर है. यहाँ दो टाइनी ओपनिंग्स आएंगी जिससे नेजल कैविटी खुलेगी इस रीजन में, और इस रीजन को आप क्या बोलेंगे? फेरिंक्स रीजन. तो दिस इज द रीजन ऑफ फेरिंक्स रीजन. दिस इज द रीजन ऑफ फेरिंक्स रीजन. ठीक बेटा. तो ये फेरिंक्स रीजन में आकर हवा खुलेगी. डन. अच्छा जी. तो इंटरनल नॉस्ट्रल से फेरिंक्स में एंटर होगी. इंटरनल नॉस्ट्रल से फेरिंक्स में एंटर होगी. फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स एक मस्कुलर पैसेज है. एक मस्कुलर पैसेज है फेरिंक्स, जिसको आम जुबान में हलक कहते हैं. ठीक है. तो फेरिंक्स से जब हवा पहुंचेगी, एंड इट इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर. याद रखें कि इधर ही खुराक की नाली एजोफेगस भी है, जो कि हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में. हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि फेरिंक्स लीड्स टू एजोफेगस. ठीक है ना. तो लेकिन बेटा अब अगर आप अपनी गर्दन पर फ्रंट से हाथ लगाएं तो शुरू में हवा की नाली आएगी, दैट इज ट्रैकिया, और फिर उसकी बैक साइड पर आएगी खुराक की नाली. ठीक है. तो पहले जो है वो विंड पाइप है और उसकी बैक साइड पर क्या होता है? फूड पाइप. तो pharynx is a muscular passage and is common to both food and air. ले जनाब, pharynx it extends to the opening of the esophagus, खुराक की नाली, and the larynx. अब larynx अगर आप अपनी गर्दन में हाथ लगाएं तो एक कार्टिलेज का बॉक्स आपको दिखाई देगा. कार्टिलेज का बॉक्स आपको महसूस होगा कि ये यहाँ पर एक कार्टिलेज का बॉक्स है बेटा, आपको महसूस होगा. वो बॉक्स को आप पकड़ भी सकते हैं. उसको आम जुबान में एडम्स एप्पल कहते हैं. ठीक. लेकिन हम उसको साइंस में यानी कि बायो में आपने उसको लैरिंक्स कहना है. क्या कहना है बेटा? लैरिंक्स. तो द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंक्स इनटू द लैरिंक्स. याद रखें कि एयर जो है वो फेरिंक्स से लैरिंक्स में जाती है. एयर जो है वो फेरिंक्स से लैरिंक्स में जानी है. तो ये देखें, ये रही फेरिंक्स. तो नेजल कैविटी से ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स से फेरिंक्स, और ये फेरिंक्स से नाउ दिस इज लैरिंक्स. तो हवा ने अब लैरिंक्स में जाना है. हवा ने किस में जाना बेटा? लैरिंक्स में. द एयर गोज फ्रॉम फेरिंक्स इनटू द लैरिंक्स. वी नो दैट, हमें भी मालूम है कि लैरिंक्स के ऊपर जो सुराख है उस सुराख को ग्लॉटिस कहेंगे, और उस सुराख के ऊपर एक जे शेप्ड एक कवरिंग है, फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, जिस फ्लैप को हम एपिग्लॉटिस कहते हैं. चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि वो एपिग्लॉटिस को बंद करेगा तो बोलस जो है वो स्वॉलोइंग के दौरान फेरिंक्स से एजोफेगस में जा गिरेगा. तो बेटा ग्लॉटिस जो है ये लैरिंक्स के ऊपर जो सुराख, वो सुराख जो किसमें जा रहा है? ट्रैकिया में. उसको, उस सुराख को ग्लॉटिस कहते हैं. We know that glottis is a narrow opening at the floor of the pharynx. तो pharynx के फ्लोर के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग है, that is glottis. glottis के अंदर अगर आप कोई वायर या कोई चीज भेजें तो it will go to the larynx and larynx से वो ट्रैकिया में एंटर हो जाएगी. Done. So which leads into the larynx? So glottis leads into the larynx. The glottis is guarded by a flap of tissue called epiglottis.
ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर मेरे बच्चे फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसको क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। क्लियर हो गया? तो एपीग्लॉटिस खुला हुआ होता है जनाब जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं, और ये एपीग्लॉटिस बंद कर देता है ग्लॉटिस को जब हम खाना खा रहे होते हैं, swallow कर रहे होते हैं। The larynx is a box. Now the larynx जो है, it is a box. Larynx is a box made up of cartilage. It is a box made up of cartilage. Larynx is a box which is made up of cartilage. Cartilage वही type of हड्डी जो किसमें मौजूद है, the type of हड्डी which is present inside your ear, that is pinna. It is present between pharynx and trachea. तो larynx is present between pharynx and trachea. Done? अच्छा, larynx का दूसरा नाम voice box भी है, larynx का दूसरा नाम voice box भी है, और इस larynx के अंदर, इस voice box के अंदर 2 pairs of fibrous bands है बेटा। टोटल 4 अदर fibrous bands हैं, 4 के आप कह लो कि 2 pairs of fibrous bands हैं। fibrous bands को क्या कहते हैं, vocal cords। तो मेरा बेटा ये जो 2 pairs of fibrous bands हैं, तो बेटा आपको पता है जब हम लोग लंग से हवा बाहर निकालते हैं और जब हम वॉलंटरीली ये कोशिश करते हैं कि हमारे fibrous bands जिन्हें vocal cords कहते हैं, ये vocal cords उस हवा की वजह से वाइब्रेट करें, तो जी हाँ, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। तो मेरे बच्चों इस वॉइस बॉक्स के अंदर 2 pairs of fibrous bands हैं, 2 pairs of fibrous bands हैं which are called vocal cords। तो vocal cords are stretched across the larynx, ये larynx के अंदर मौजूद है। The vocal cords vibrate, ये vocal cords vibrate करेंगे। आपको यकीन नहीं आता, आप अपनी larynx को पकड़कर हवा बाहर को निकालते हुए जरा कुछ आवाज निकाले जैसे तो आप देखिए कि आपकी larynx के अंदर आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। The vocal cords vibrate when the air passes through them, and this vibration produces sounds। तो ये जो vibrations हैं, ये sound को produce करती हैं। Done? The vibrations in the vocal cords, लो जी, vocal cords की vibrations plus movement of lips plus movement of cheeks, मतलब ये गाल अंदर की जानिब से, plus movement of tongue and jaws, all these produce specific sounds which result in speech। और इस तरह हम बोल पाते हैं, इस तरह हम बोल पाते हैं। ये बेटा बोर्ड में आया हुआ है, पिछले चंद सालों में बार बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हाउ इज स्पीच प्रोड्यूस्ड। तो आपने लिखना है the vibrations in the vocal cords and the movements of the lips, cheeks, tongue, jaws and produce specific sounds which result in the speech। तो speech जो है ये वाहिद एबिलिटी है, speech is the ability that only humans are gifted with। कोई दूसरा जानवर नहीं बोलता इतनी क्लैरिटी से जिस तरह हम humans बोल सकते हैं। So with, and this is one of the characteristics with which has put human beings superior to all। और इस तरह human beings वाकई अशरफुल मखलूकात बना दिए गए। तो ये भी एक कैरेक्टर है, वो है speech का, that is we can talk। बेटा जी larynx continues to the trachea। अब larynx के बाद आती है ये वाला पाइप, इस पाइप को ट्रैकिया कहते हैं। इस पाइप को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अच्छा ये एयर पैसेज वे में से आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन इतना खास नहीं आता कोई। तो व्हाट इज larynx आ जाएगा, नाउ व्हाट इज द ट्रैकिया, नाउ दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ इज स्पीच प्रोड्यूस्ड, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज ट्रैकिया, तो ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। तो इट इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप क्योंकि यहां से हवा ने गुजरना है। लेकिन जी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ट्रैकिया की जो लेंथ है, इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। तो ट्रैकिया इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक, एंड विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप अपने गले पर कट लगाएं तो जो सबसे पहले आपको larynx मिलेगी, कट लगाना नहीं बेटा, मैं मजाक से कह रहा हूं। अच्छा तो larynx, ये आपको सामने ही larynx दिखेगी, तो जो फ्रंट पर जो नाली, जो पहली जो ट्यूब है, दैट इज ट्रैकिया।
और उसकी बैक साइड वाली जो है वो एजोफेगस है जनाब। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। अच्छा, अब जब किसी पाइप के अंदर, जिस तरह बेटा वॉशिंग मशीन का पाइप होता है, तो आप देखते हो कि उस पाइप के ऊपर छोटे छोटे रिंग्स बने हुए होते हैं, तो वो रिंग्स की वजह से वो क्या होता है कि वो पाइप कोलैप्स नहीं होता, पाइप फिसलता नहीं है। ठीक, तो इसके अंदर भी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। और कार्टिलेज आपको पता है जिस तरह आपके कान के आउटर ईयर में मौजूद है, पिन्ना के अंदर मौजूद है कार्टिलेज। जरा अपने कान को थोड़ी देर के लिए दबाएं और दबाने से मराद के ईयर लोब और ऊपर से पिन्ना को पकड़कर दोनों को आपस में मिलाएं, तो यूं छोड़े तो वो कान वापस खुल जाता है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो याद रखें ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग उस ट्यूब को कोलैप्स होने नहीं देंगी, ट्यूब को फिसने नहीं देंगी। तो देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। अच्छा, इन कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन क्या है? द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया the cartilage keep the trachea from collapsing even. अच्छा, keep the trachea open बेटा, ठीक है, या चले ठीक है। the trachea keeps the the cartilaginous ring जो है, the cartilages will keep the trachea open and prevent it, ठीक है, it keeps the trachea open and ये टाइपिंग एरर मेरा ख्याल हो गया, and prevent it from collapsing and prevent it from collapsing। तो जनाब prevent it from collapsing even when there is no air in it। तो अगर ट्रैकिया में हवा ना भी हो तो ट्रैकिया जो है वो फिसलता नहीं है, ठीक है जी। तो बच्चे आगे चलते हैं। लो जी, ट्रैकिया फिनिश हुआ। अच्छा, आगे आया कि जैसे ये ट्रैकिया, ये देखें, जैसे ये ट्रैकिया ये गले से उतरता हुआ अपने 12 सेंटीमीटर जैसे इसने पूरे किए, तो बेटा उसके बाद ये टूट गया किसमें? दो अदद ब्रोंकाई में, दो अदद ब्रोंकाई में टूट गया। तो ये देखें, ये ब्रोंकाई है, ये लेफ्ट और राइट साइड पर जो दो इसकी जो डिविजन हुई हैं, those are called bronchi। तो ये ब्रोंकाई है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इतनी इतनी लेंथ इसकी क्या गिराएगी जी? ब्रोंकाई। तो मेरा बच्चा ब्रोंकाई की एंट्री की वजह से, ब्रोंकाई की एंट्री की वजह से, तो जब ब्रोंकाई अंदर एंटर हुआ, दैट इज ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, ठीक। और आगे जब हम लोग गए, दी ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स। अब नाउ रिमेंबर दैट कि उसमें ट्रैकिया में कार्टिलेज के रिंग्स थे, लेकिन इसमें ब्रोंकाई में कार्टिलेज के रिंग्स नहीं होंगे, कार्टिलेज के रिंग्स नहीं होंगे, उसके अंदर कार्टिलेजिनस प्लेट्स होंगी ब्रोंकाई में। तो ब्रोंकाई में कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं इन देयर वॉल्स। Each bronchus enters into the lung of its side। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर each bronchus is entering into the, ये जो रेड कलर की जो लेयर आपको दिखाई दे रही है मेम्ब्रेन सी, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे हिस्से को लंग बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो ब्रोंकाई अपने अपने हिस्से के लंग के अंदर दाखिल हो गए, ईच ब्रोंकस अपने अपने हिस्से के अपनी अपनी साइड के लंग में दाखिल हो गए हैं। And then there each bronchus divides into smaller branches। तो ब्रोंकस जो है अब स्मॉलर ब्रांचेस में टूटना शुरू हो गया। तो ये देखें, ब्रोंकस जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में टूटना शुरू हो गया, ठीक है। ले जनाब आगे देखते हैं। बेटा जिस तरह हमारे नोज के अंदर और नेजल कैविटी की लाइनिंग में म्यूकस से क्रिएटिंग एपिथेलियम थी और हेयर भी मौजूद थे, सेम इसी तरह द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई आर आल्सो लाइंड विद सिलिएटेड, मतलब हेयरी एंड ग्लैंडुलर सेल्स। और ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करेंगे। द ग्लैंडुलर सेल्स सिक्रीट म्यूकस व्हिच मॉइस्चन्स द एयर, जो हवा को मॉइस्चन कर देती है, एंड आल्सो ट्रैप्स एनी फाइन पार्टिकल्स। तो अगर आप नाक से सांस नहीं लेते और आप अपने मुंह खोलकर भी सांस ले रहे हैं तो इट्स ओके,
नाक के हिस्से की सफाई कौन कर देगा? ट्रैकिया। लेकिन ट्रैकिया को फिर डबल सफाई करनी पड़ेगी, लिहाजा बेहतर है कि आप नाक के जरिए ही सांस लिया करें। सो ट्रैप्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड बैक्टीरिया को भी बेटा म्यूकस में कर लिया जाता है ट्रैप, एंड दैट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी से अगर कोई बैक्टीरिया एस्केप हो भी जाए तो वो कहाँ पकड़ा जाएगा? ट्रैकिया में पकड़ा जाएगा। किस में पकड़ा जाएगा बेटा? ट्रैकिया में। The cilia beat with an upward motion। अच्छा, सिलिया ऊपर की जानिब म्यूकस को धकेलेगा और म्यूकस ट्रैकिया से पूरी लेंथ को तय करता हुआ लेरिंक्स की जानिब आएगा और लेरिंक्स से एकदम फेरिंक्स और फेरिंक्स से एकदम थ्रोट में आ जाएगी जी। The cilia beat with the upward motion so that the foreign particles along the mucus are sent to the oral cavity from where it may be either swallowed, या तो उसको हम swallow कर लेते हैं, swallow से मराद एज़ोफेगस में ले जाएंगे ताकि फीसिस वगैरह के साथ निकल आए, या फिर हम उसको खांसी करके बाहर निकाल देंगे। ठीक है, किसी वक्त ऐसा होता है आप खांसते हो तो कुछ अंदर से म्यूकस निकल कर सामने वाले के कपड़ों पर जा गिरती, हाय हाय गंदी बात है। ले जी आगे चलते हैं। The bronchi continue dividing in the lungs। तो lungs के अंदर bronchi मजीद शाख दर शाख डिवाइड होते रहते हैं until they make several fine tubes called bronchioles। और फिर in the end several fine tubes bronchioles बन जाती हैं। तो ये जो आप येलो कलर की देख रहे हैं, these yellow colored tubes are bronchioles। अब ब्रोंकियोल बेटा मजीद टूटेगी एल्वियोलर डक्ट्स में, और एल्वियोलर डक्ट्स के आगे एल्वियोलर सैक्स होंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये बबली चॉकलेट की तरह जो डिजाइन दिख रहा है, तो पूरी की पूरी चॉकलेट एल्वियोलर सैक है या एयर सैक है, और इस सैक के अंदर एल्वियोलस है। इस सैक के अंदर क्या है बच्चे? एल्वियोलस है। ठीक। The bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrower। जब वो मजीद नैरोअर और पतले होते जाते हैं तो अपने अंदर से कार्टिलेज को खोते जाते हैं। द ब्रोंकियोल्स एंड एज फाइन टिब्यूल्स, और छोटी छोटी फाइन टिब्यूल्स में बेटा ये एंड हो जाते हैं जिन्हें एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? एल्वियोलर डक्ट्स। अब ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई। तो यहां अब आप देखें कि ये देखें मेरा बच्चा, ये आया है वो ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल आगे एल्वियोलर डक्ट्स में, और एल्वियोलर डक्ट बेटा इन पाउचेस में खुल रहा है। इन पाउचेस को एल्वियोलाई कहते हैं। इन पाउचेस को क्या कहते हैं बेटा? एल्वियोलाई। तो ये देखें यहाँ से ये एल्वियोलाई को कट करके दिखा रहे हैं कि ये सुराख है, मतलब यहाँ के जरिए हवा इसके अंदर आएगी एल्वियोलस के अंदर। ठीक है, तो जनाब each alveolar duct opens into the cluster of pouches called alveoli, and the alveoli form the respiratory surface। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि हमारा alveolus की जो सरफेस है वो रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाएगी इन दी ह्यूमन बॉडी। and each alveolus is a sac like structure lined by a single layer of epithelial cells। तो यहां देखें कि ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल का एक गोला सा है और उसके ऊपर ढेर सारी ब्लड की कैपिलरीज हैं। ढेर सारी क्या है बच्चों? ब्लड की कैपिलरीज हैं। तो ये देखें ये इसके ऊपर ढेर सारी ब्लड की कैपिलरीज हैं। ओके, एंड इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड, और उस एल्वियोलस के ऊपर या एल्वियोलाई के ऊपर आउटसाइड से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। लो मेरा बेटा, लंग के अंदर आती है पल्मोनरी आर्टरी। लंग के अंदर कौन आती है? पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग के अंदर एंटर होती है और उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं जिन्हें आर्टीरियोल्स बोलते हैं। फिर वो आर्टीरियोल्स छोटी छोटी कैपिलरीज बना लेती हैं और ये कैपिलरीज सराउंड करती हैं एल्वियोलाई को, और एल्वियोलाई के ऊपर फिर गैसियस एक्सचेंज होगी। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डायग्राम के साथ बताया था कि किस तरह एल्वियोलाई से एल्वियोलस की जो सतह है वहां से ऑक्सीजन हवा से चली जाएगी ब्लड के अंदर, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर कैपिलरीज में से होती हुई
वो ये एल्वियोलस की एपिथेलियम लाइनिंग से क्रॉस करती हुई डिफ्यूज करती हुई लंग्स के अंदर आ जाएगी. So these then join together to form venules, और फिर ये कैपिलरीज जुड़कर venules बना देंगी, और फिर venules pulmonary vein, और pulmonary vein ऑक्सीजन भरा ब्लड लेकर कहां से निकल आएगा, लंग्स में से लेकर तो बाहर आ जाएंगी. The pulmonary vein carries the oxygenated blood that is back to the heart. क्लियर हो गया बेटा? अब आ जाओ लंग्स के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट आर लंग्स. बेटा अल्लाह पाक ने क्या किया कि अल्लाह पाक ने ये जो एल्वियोलाई हैं और ये जो ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट्स हैं, अल्लाह पाक ने इसके ऊपर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन चढ़ा दी बेटा. इस सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर जब डबल लेयर मेम्ब्रेन चढ़ जाएगी तो उस डबल लेयर मेम्ब्रेन को ल्यूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? एक होगी आउटर ल्यूरल मेम्ब्रेन, एक होगी इनर ल्यूरल मेम्ब्रेन, और इन दोनों ल्यूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान में फ्लूइड होगा बेटा, जो लंग्स के फूलने और सुकड़ते वक्त फ्रिक्शन लेस फीलिंग देगा. सो ऑल द एल्वियोलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग. तमाम एक साइड की एल्वियोलाई तमाम मिलकर लंग कहलाती हैं. एंड रिमेंबर दैट एक लेफ्ट साइड पर तो एक राइट साइड पर. सो देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी. डन. जैसे चेस्ट कैविटी कहते हैं. नाउ रिमेंबर दैट इन लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दिए हैं. The chest wall is made up of 12 pairs of ribs. एंड द रिब मसल्स भी दिए हैं जिनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. इंटरकोस्टल मसल्स का क्या इस्तेमाल है? हवा अंदर ले जाने के लिए, हवा बाहर निकालने के लिए. इसका इस्तेमाल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो जनाब अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम भी है. एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर डायाफ्राम भी है. ये डायाफ्राम बेटा ये यहां से यहां तक होगा, यानी आप समझ लें कि डायाफ्राम जो है वो ये यहां से यहां तक एक पूरी की पूरी शीट बिछेगी लंग्स के नीचे, जो थोरैसिक कैविटी को नीचे पेट की कैविटी दैट इज एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर देगी. तो इसके यहां पर यहां एक डायफ्राम होगी, एक मसल की शीट होगी जो कि वहां पर मौजूद होगी. डन. तो उसको डायाफ्राम कहते हैं. A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. तो डायफ्राम और रिब मसल्स का क्या किरदार है पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में. The left lung is slightly smaller. लॉजी लेफ्ट साइड वाला जो लंग है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है. एंड इट हैज ओनली 2 lobes. उसके सिर्फ 2 बाहर होते हैं. याद रखें कि ये आपके एमसीक्यूज में आएगा कि विच लंग इज स्मॉलर, तो आपने कहना है लेफ्ट साइड वाला. क्यों? उसके 2 अदद लोब्स होते हैं. एंड द राइट लंग इज बिगर विद 3 लोब्स. तो जो सीधे हाथ वाला जो लंग है वो बड़ा है और उसके ऊपर 3 लोब्स हैं. अच्छा, लंग्स जो है ये स्पॉन्जी होते हैं. मतलब स्पॉन्जी से मुराद जो अपने अंदर हवा समा सकें, अपने अंदर हवा को गैदर कर सकें. दे आर स्पॉन्जी, सुराखदार सुराखों वाले जिनके अंदर हवा ट्रैप हो सके. एंड इलास्टिक ऑर्गन्स बेटा, जब लंग्स फूले हुए हो हवा से तो ये फूल जाते हैं, इलास्टिक होते हैं, फटते फटते कोई नहीं है. और जब हवा निकल जाती है तो फिर सुकड़ते भी हैं. डन. तो नेक्स्ट आया जी, द लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेसल्स दैट आर द ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स. हमने ऊपर जिक्र किया कि अंदर पल्मोनरी आर्टरीज जाएंगी और पल्मोनरी वेन्स निकलेंगी बाहर लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ईच लंग इज एनक्लोज्ड बाय 2 membranes called the ल्यूरल मेम्ब्रेन. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ल्यूरल मेम्ब्रेन? व्हाट इज ल्यूरल मेम्ब्रेन? तो ल्यूरल मेम्ब्रेन एक इनर एक डबल मेम्ब्रेन है, आउटर ल्यूरल मेम्ब्रेन एंड द इनर ल्यूरल मेम्ब्रेन. एंड रिमेंबर दैट के द मेम्ब्रेन्स एनक्लोजेस the outer and the inner membrane encloses a fluid which provide lubrication for the free expanding and contracting of the lungs. ठीक बच्चों, तो अब मुझे इजाजत दीजिए. आपका ये वाला लेक्चर नंबर 2 भी हो गया. तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग.
ला जी, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए ऑनलाइन बायोलॉजी विद अफजल। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में कैंसर की तरह फैला दें कि एक चैनल है जनाब जिसमें बायोलॉजी समझाई जाती है। और इस चैनल से आपको बार बार रिवीजन भी, आप जितनी मर्जी दफा चाहो आप इस लेक्चर को रिवाइंड कर करके देखो। कोई सवाल करने हो तो नीचे कमेंट्स में कर लिया करो, आपको इंशाल्लाह ताला फौरन मैं जवाब दूंगा। इसके अलावा हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको मैं वो अपना फोन नंबर भी देता हूं, आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पर ये नोट्स भी ले सकते हैं। जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स भी आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।